नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौल। आज की राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही हम प्राउडली अनाउंस करेंगे एक अर्थ साइंटिस्ट है, और आपके साथ जो हम कॉन्वर्सेशन आज करेंगे वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है और हमारे दर्शकों को पसंद भी आएगी, क्योंकि आपकी जर्नी के बारे में हम आपसे पूछेंगे। तो आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। तो नमस्कार, आपका धन्यवाद और आप लोगों का भी धन्यवाद, शुभकामनाएं। तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगी, आप अपनी इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। जी, मेरा नाम मनोज पंडित है। मैं राजस्थान से हूँ वैसे, लेकिन रूट्स कश्मीर से हैं। जी मेरे माता पिता दोनों कश्मीरी हैं। जी। तो कई बार जब मैं अपना परिचय देता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप कश्मीरी हैं। जी जी, हाँ क्योंकि मेरी पैदाइश राजस्थान की है। अच्छा, तो मतलब आपकी पैदाइश राजस्थान की है जी। और आपके माता पिता कश्मीर में कहाँ रहते थे? हम लोग खल्हार एक गांव है, बहुत छोटा सा। जी कोकरनाग तो आप सब जी, लोग वो तो जानते हैं। सभी जानते हैं। जी हाँ, कोकरनाग से लगभग 4 किलोमीटर पहले अनंतनाग की तरफ एक बहुत ही छोटा सा गांव है। और जहाँ से मुझे याद है कि उस समय बस से मेन रोड तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उस गांव तक अच्छा। कोई सड़क नहीं हुआ करती थी। हाँ हाँ, अभी कुछ साल पहले मैं गया था तो वहाँ सड़क बन बन गई है। चुकी है। जी हाँ हाँ। जी। तो खल्हार गांव था हमारा। हम्म। तो हमारे दादाजी और परदादाजी वहीं रहा करते थे और एकमात्र ये फैमिली थी शायद। हम्म। तो इसलिए हमारा सरनेम बाकी पंडितों की तरह बदला नहीं, पंडित ही रह गया। अच्छा जी जी। तो आपके डैडी क्या करते थे? मेरे डैडी, इनफैक्ट हम लोग, मेरे डैडी जो थे 11 सिबलिंग्स मतलब थे। तो हमारे दादाजी ने एज यूजुअल अक्सर वो उन दिनों, आप अगर देखेंगे उस जनरेशन में, तो उनकी 2 शादियां हुई थी। तो मेरी अच्छा। दो दादियां थी। हाँ, जो मेरे फादर थे वो पहली उनकी वाइफ के वाइफ थी। हाँ। सबसे छोटे बेटे थे। उनसे बड़ी 4 सिस्टर्स थी। हम्म। और फिर उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी की। हम्म। और मेरे फादर का एक जिसको कहते हैं सेल्फ मेड मैन। जी। और वो पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे। हम्म। और अपनी लेवल पर उन्होंने वहाँ पे अपनी मौसी के यहाँ जाके श्रीनगर में आगे पढ़ाई की। स्कूल के बाद में कॉलेज किया। हम्म। और जब उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया तो वो पूरे राजस्थान, सॉरी, अच्छा, अनंतनाग, राजस्थानी आपकी जुबान पे ज्यादा आता है। जी क्षमा करें, हाँ तो हाँ, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में वो बीएससी में मैथमेटिक्स में टॉपर थे। जी। और उस समय जे.एंड.के में कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था। लेकिन हर एक पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कॉलेजेस थे, ये टेक्निकल कॉलेजेस, उनमें 2-2 सीट्स नॉमिनेटेड थी, जी। जिनका नॉमिनेशन जे.एंड.के गवर्नमेंट करती थी। हम्म। तो मेरे फादर चूँकि काफ़ी पढ़ने में अच्छे थे और उनके टॉप, तो उनका जो वो जो क्लर्क जो डील कर रहा था उसने बताया था कि आपको कहीं शायद कर्नाटक में कहीं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको मिलेगा। हम्म। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि उनको नहीं मिला। हम्म। तो ये भी शायद एक जिसको हम आज जो हम बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, 1990 की बात करते हैं, जी ये शायद बहुत पहले से चल रहा था। जी जी। और कुछ इस वजह से उनको सारा कश्मीर छोड़ के राजस्थान, वो एक राजस्थान में उनके एक दोस्त थे ब्यावर में। हम्म। तो राजस्थान छोड़ के ब्यावर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपना लाइफ शुरू की एज ए प्राइमरी स्कूल टीचर। जी। और आगे खुद ही एमए, प्राइवेट एमए किया, बीएड किया। उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनी और बाद में वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट बन गए। जी। तो ये उनकी जर्नी थी। तो आपकी बाकी फैमिली जो है वो, मतलब आपकी अपनी फैमिली, आप लोग राजस्थान में रह गए तो आप राजस्थानी हो गए। जब जैसे कि आपकी हर बात में सिर्फ राजस्थानी आता है, नेचुरली वो हो ही जाता है जब आपकी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है, जो जहाँ पे आप पैदा हुए होते हो और जहाँ आपकी अपब्रिंगिंग हुई हो, तो वहाँ का आपको ज्यादातर वो ख्याल आता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे मुंह से राजस्थान निकलता है, जब मैं राजस्थान में होता हूँ तो मेरे मुंह से कश्मीर निकलता है। सही बात है, ये हर एक कश्मीरी की यही बात है। तो वहाँ मुझे कश्मीरी कहते हैं और यहाँ मुझे पंजाबी कहते हैं। जी। और हमारे में ये बात भी काफी कॉमन है कि जो बाहर निकल गया वो पंजाबी है, उसको राजस्थानी नहीं बोलेंगे, आपको पंजाबी ही बोलेंगे। उस समय बानिहाल टनल के बाहर जो निकला वो पंजाबी कहलाता था। जी, पहाड़ के पीछे पंजाब था। जी जी। तो मेरी बचपन की काफी यादें हैं हमारी, क्योंकि हमारा सारा परिवार बहुत बड़ा परिवार, मदर की तरफ से भी और फादर की तरफ से भी वहीं कश्मीर में ही थे। सिर्फ मेरे पिताजी ही अकेले थे परिवार में से जो कि बाहर निकले थे। जी। और ईश्वरी कृपा से दोनों तरफ फैमिली काफी बड़ी थी।
तो कुछ ना कुछ आयोजन हर साल कोई ना कोई शादी या फिर ऐसा ऐसा जिसको कहते हैं स्पेशल ओकेजन हाँ। होता था। तो वो तो आ जाते थे। हम लोग डेफिनेटली हर साल में 2-2 बार भी आया करते थे। जी, छुट्टियों में तो आते ही थे, हाँ, हाँ। उसके अलावा कई बार आना पड़ता था। हम्म। और मेरी मदर खास तौर से वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं और वो काफ़ी वेरी जो टिपिकल कश्मीरी जिसको बोलते हैं जी, कि खानदर में जाना हाँ, हाँ। ज़रूरी है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। जी, और आई मस्ट से कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं लेकिन मैनेज करती थी। हम लोग, मुझे अभी याद है कि हाँ, हाँ। बचपन हम लोग छोटे थे, हम 3 ब्रदर्स थे। तीनों ब्रदर्स को लेके अकेली उस राजस्थान जोधपुर से श्रीनगर तक आया करती थी। हम्म। और जिस तरह से हम लोग कैसे मैनेज करते थे बिना रिजर्वेशन के, बिना किसी उसके हाँ, तो, बिल्कुल। लेकिन आते ज़रूर थे। हाँ, हाँ। जी हाँ। तो आपकी मदर की फैमिली भी वहीं थी कश्मीर में? जी हाँ, मेरी मदर के साइड अनंतनाग हुआ करते थे, तो मेरा अच्छा। मातामाल अनंतनाग में था। मातामाल भी अनंतनाग में? जी हाँ। जी हाँ। और तो बड़ी खास जगह था वहाँ पे। जी, तो मतलब आपका घर और ननिहाल पास पास ही था? वो अब लगता है पास-पास, लेकिन उस समय तो जिस तरह का ट्रांसपोर्टेशन था, तो मुझे अभी भी याद है कि जब खलार से अनंतनाग आना होता था तो 2 दिन पहले से चर्चा शुरू हो जाती थी हम्म। कि इस गसुंचु ये विषय अनंतनाग वासुन अच्छा, परसों अनंतनाग छुवासुन। अनंतनाग वास तो बड़ा, और इट यूज्ड टू बी ए प्रोजेक्ट कि आप पहले वहाँ से अपना वो मेन रोड पे आते थे हम्म। और मेन रोड पे 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते थे, फिर वो 16 किलोमीटर की जर्नी में 1.5 घंटा लगता था। हाँ, हाँ। और जिस दिन अनंतनाग से श्रीनगर जाना होता था वो तो बहुत ही बड़ा, वो तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट जाता होता था, था। पहाड़ चढ़ने जैसा होता जी, था। जी, जी, हाँ, हाँ, हाँ। और कभी वापस आए तो हमारे मातामाल के लोग बड़ी चिंता करते हैं कि थुकमुत ऐस बिछोर हाँ, हाँ। शार पे डामुत। Šahrupet šo amut, ja esmu šur थोकमुत करी उसमें सीवा वंदियुस ख्यान चंतित रेश वेश तिसरे के। जी हाँ। पहले अब मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगी। रूट्स तो कश्मीर से हैं, बट यू आर फ्रॉम राजस्थान। जी हाँ। आपकी अपब्रिंगिंग इज फ्रॉम राजस्थान एंड योर जर्नी। माई जर्नी इज वेरी सिंपल। आई एम वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। तो मैंने जैसे बताया कि मेरे फादर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ गए थे, जी। और ये शायद 1960 में वो सर्विसेज में आए थे। और तो मेरी जो सबसे पहला, जहाँ मुझे ध्यान है, मेरा जन्म अजमेर में हुआ था। तो उसकी मुझे बहुत ही हल्की हल्की यादें हैं। और मुझे इतना याद है कि हमारे पड़ोस में कोई एक लड़की थी, वो जी। लड़की कहूँ तो वो मुझे अपने स्कूल ले जाया करती थी। वो अच्छा। टीचर हाँ, थी, हाँ, तो मेरी मदर को भी थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता था। तो मैंने इनफॉर्मल हाँ, स्कूलिंग मेरी वहीं बहुत छोटी एज में हो गई थी। तो जब मुझे एक्चुअल स्कूल में डाला गया तो हमारे स्कूल वालों ने कहा कि ये तो इसको सेकंड में एडमिशन दे देते हैं। हाँ, और शायद मेरे पिताजी वहाँ गांव के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे, वो भी एक कारण हो सकता है कि उनको प्रसन्न करने के लिए। हाँ, हाँ। तो मेरी नहीं, प्रश्न तो ऐसे ही नहीं किया जाता है ना। प्रश्न स्कूल में जब आप जाते हैं तो आपकी काबिलियत देखी जाती है, तो पूत के पैर हमें पालने में ही नजर आ जाते हैं फिर। नहीं, वैसा कुछ नहीं था। वो तो मुझे छोटी मोटी, क्यों बात ये सिंपल सा सरकारी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, बहुत छोटे से गांव में। जी। तो मेरी फॉर्मल शुरुआत वहाँ से हुई। और उसके बाद में कुछ ऐसा था कि हमारे पिताजी का ट्रांसफ़र हर साल हो जाता था। तो उन दिनों में हायर सेकेंडरी 11 साल की हुआ करती थी। 11 साल के बाद आप कॉलेज चले जाते थे। जी। तो 11 साल मैंने 9 स्कूलों में किया। और ये 9 स्कूल सारे सरकारी स्कूल अच्छा। हुआ करते थे, और अलग अलग जगह पे। तो हाँ, हाँ। एक अनुभव बाद में ज़रूर काम आया। तो मुझे बिल्कुल। किसी भी तरह की किसी भी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं आई। नेचुरली। हाँ, उसके बाद मेरी कॉलेज मैंने जयपुर से किया। उसके बाद मास्टर्स मैंने उदयपुर से किया। और फिर मैंने वही राजस्थान यूनिवर्सिटी में एज लेक्चरर ज्वाइन किया। उसके बाद मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर रिटायर हुआ। मैंने महाराजा कॉलेज प्रिंसिपल भी मुझे 3 साल के लिए काम किया था रिटायरमेंट से पहले। जी। और मेरा सब्जेक्ट जो था बड़ा इंटरेस्टिंग था। शुरू में तो मुझे भी नहीं पता था, बाद में जैसे टाइम बीतता गया। टाइम हो गया, जैसे आप सब्जेक्ट में जैसे आप डूबते हो वैसे वैसे आपको अच्छा लगने जी, लगता है। जी, जी। हाँ। तो इसने मुझे काफ़ी अनुभव दिए। और क्योंकि फील्ड बेस्ड होता है हमारा, और मुझे पूरी दुनिया जानने का भी इसने अवसर दिया। तो आई कैन से दैट आई एम वन ऑफ द लकी पर्सन्स हैविंग लिव्ड इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा ये इंक्लूडिंग सुन के। जी। जी। तो आपकी जर्नी का आगे का सफर? उसके बाद तो बस क्योंकि ये बड़ा इसमें ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होता। खासतौर से यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का एक सबसे
एक एडवांटेज या कुछ भी समझ लीजिए कि आपके मूवमेंट नहीं होते, आपका जगह फिक्स होती है, आप उसी विश्वविद्यालय में काम करते हैं और विश्वविद्यालय में अलग अलग पोजीशंस में काम करने का मौका मिला, अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कुछ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया, तो कई सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ में काम करने का मौका मिला जी। और मुझे अलग कंट्रीज में रहने का भी मौका मिला। मैं ब्राज़ील में मुझे 2 साल रहने का मौका मिला एक फेलोशिप पे। इसके अलावा मेरे कोलेब्रेशंस थे यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ में, जर्मनी के साथ में, चाइना के साथ में, स्विट्ज़रलैंड के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो यू हैव बीन अ ग्लोब ट्रॉटर टू, कैन से हाँ, in some way or the other. Yeah. I've lived in Africa, I've lived in South America, North America, all the continents. वेरी लकी दैट वे वी मस्ट से कि देखिए कितना इंस्पायरिंग होता है जब हम किसी एक शख्सियत को बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं, कितना इंस्पायरिंग होता है ये इनके लिए जो करना कुछ चाहते हैं। एंड अपना जो आपका ये एंटार्क्टिका का आपकी जर्नी रही है जी, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि ये एक डिफिकल्ट चीज़ है। हम लोग जब सुनते हैं इस बात को कि एंटार्क्टिका में, तो बड़ी हैरानी होती है, वहाँ पे भी लाइफ है क्या? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज देयर? वहाँ पे आप लाइफ क्रिएट करते हैं जी। और एंटार्क्टिका में आपको ये आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया का एकमात्र इलाका है जहाँ पे कोई नेचुरल ह्यूमन हैबिटेट नहीं है। जब आप बात करते हैं नॉर्थ, क्योंकि एंटार्क्टिका जब भी जिक्र होता है तो उसको कंपेयर करते हैं नॉर्थ पोल से। जी। नॉर्थ पोल में एस्किमोज रहते हैं, हम लोग सब सुना होगा उनके बारे में और इग्लूज के बारे में भी जानते हैं। जी। लेकिन साउथ पोल ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई ह्यूमन हैबिटेट नहीं है और ऐसा इलाका है जहाँ पहुँचना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि चारों तरफ वहाँ पे समुद्र है। तो वहाँ जितने भी लोग हैं सिर्फ साइंटिस्ट हैं या साइंस से रिलेटेड लोग हैं जी, और उन्हीं की अपनी एक दुनिया और उन्हीं के अपने बनाए हुए नियम हैं और वहाँ के नियम इतने सख्त हैं कि ये कितनी एक बड़ी, मैं अपने स्टूडेंट से भी बात करता हूँ, उनको भी बताता हूँ कि जहाँ कोई देखने वाला नहीं है वहाँ हम पर्यावरण के सारे नियम फॉलो करते हैं और मन से करते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आप नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको अचानक उस जगह का एहसास करिए या उस जगह के साथ आपका जो लगाव है, वहाँ पे एक कंडीशन है कि जो एक जिसका कहते हैं ना पंच लाइन, कि यू आर नॉट अलाउड टू इंटरफियर विद द एनवायरनमेंट अनलेस इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। सो इफ इट इज ओनली योर सर्वाइवल, तभी आप एनवायरनमेंट के साथ में छेड़छाड़ अलाउड है, अन्यथा नहीं। जी। तो जितना भी कचरा है, जिस तरह का भी कचरा है, वो सब आपको इकट्ठा करके लाना है। और ये इतनी बड़ी बात है। हम लोग इंडिया में जैसे बात करते हैं, बहुत सारे लॉज हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, शायद जितने लॉज हमारे पास हैं उससे ज़्यादा कहीं नहीं है, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन नहीं होता, उनको फॉलो नहीं करते जी। और ये बड़ी अजीब सी बात यह है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम अपने लिए करना है, हमें किसी सरकार के लिए नहीं करना। अगर इसको नहीं बचाएंगे तो हम खुद मारे जाएंगे। ये वैसी बात है जिसे मैं अक्सर इसका कंपेयर करता हूँ हेलमेट को का एग्जांपल देके, कि हेलमेट आप पुलिस वाले के लिए नहीं पहन रहे हो, हेलमेट आप अपने बचाव के लिए पहन रहे हो। तो एनवायरमेंट भी वही है कि हम खुद नष्ट हो जाएंगे। तो उस मामले में तो ये तो आपकी लाइफ जो वहाँ पे रही है एंटार्क्टिका पे, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ शेयर करिए, ताकि हमारे जो बडिंग साइंटिस्ट जो होंगे या जिन्हें इच्छा होगी सुनने के बाद कि हम भी कुछ ऐसा ही करें, उनके बारे में। वहाँ पे जब मैं गया था तो काफ़ी एक्साइटमेंट और काफ़ी कंफ्यूजन और काफ़ी थोड़ा सा जैसे ना शंका और के थोड़ा सा होता है क्या होगा, कैसा होगा पहली बार। और कुछ लोग जो वहाँ पे जो हम टीम में गए थे, तो कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको सो कॉल्ड वेटरन्स 3 बार जाके आए हैं, 4 बार जाके आए हैं, तो उनको बड़े मतलब ऐसे लगते थे कि बड़े महामानव है ये लोग। और इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई कैन से। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जिसको कहते हैं लर्निंग बाय ऑस्मोसिस, कोई सिखाता नहीं लेकिन आप सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो वहाँ आप जाके जब आप प्रकृति के साथ में, मतलब यू फील पार्ट ऑफ द नेचर, और आपको लगता है कि आप कितने छोटे हैं। तो आपका जितना भी गर्व और जितना भी है सब वहाँ खत्म हो जाता है। यू बिकम अ वेरी हम्बल एंड नॉर्मल पर्सन। और वहाँ हर काम आपको खुद करना है, वहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो डिग्निटी ऑफ लेबर और कंपेनियनशिप का जो है, इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स। वहाँ कोई भी आदमी अकेला नहीं जा सकता। कभी कोई अकेला कोई उदास बैठा हो तो 3 लोग तुरंत आ जाएंगे वहाँ पे जी। और वो जो रिलेशनशिप्स जो हम लोग जो 1.5-2 महीना 3 महीना साथ में रहे, कुछ लोगों के साथ कम ही रहे, वो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप बन जाती है। ऐसी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है जो कि कभी मतलब देयर सो डिफरेंट नेचुरली, जो कि जब आप ऐसे एटमॉस्फेयर में रहो, ऐसी आपकी
अपब्रिंगिंग भी वहाँ पे काम आती है। जी हाँ। आप लोगों को जब वहाँ पे भेजा जाता है, कुछ तो आप वहाँ से तैयार होके जाते होगे कि कैसे जाना है वहाँ पे, बिल्कुल। कैसे रहना है। हाँ, वो आपको एक आपको जिसे कहते हैं ना, एक ट्रेनिंग दी जाती है आपको, हम्म। और ब्रीफिंग होती है, जी और लोग आपको बताते हैं डूज एंड डोंट्स, वहाँ पे जी। क्या चीज़ें हैं। हम्म। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यू हैव टू कम बैक एंड कम बैक अलाइव। ओ राइट, बिल्कुल जी। क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यू हैव टू टेक केयर। एंड और एक बड़ा वो होता है कि आप चाहे कितनी बार भी वहाँ जा चुके हैं, लेकिन जब आप निकलते हैं तो एक दरवाजे पे एक लिस्ट लगी होती है डूज की, आपने ये चेकलिस्ट जिसको बोलते हैं, जी। आप एक बार फिर देख लीजिए ये सब आपने किया है कि नहीं किया है, इसमें कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है। और साइंस के बारे में, जहाँ रिसर्च के बारे में, तो वाकई में जितने भी रिसर्चर्स हैं सारे, वो सब पैशनेट रिसर्चर्स हैं अपने अपने रिसर्च के बारे में। वहाँ टाइम कभी कोई कांस्टेंट नहीं होता। और मैं आपको यहाँ हम लोग बात करते हैं जैसे कि 6 महीने दिन 6 महीने रात, जी। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन होती है, लेकिन ये पोल पे होती है, हम लोग थोड़ा पोल से ऊपर की तरफ से। तो हमारे स्टेशन में लगभग 35 दिन की रात होती है और 30-35 दिन का दिन होता है। दिन होता है, हाँ। यानी कि पूरा जनवरी में सनसेट नहीं होता, और पूरा जुलाई जो है वो अंधेरा रहता है। वाह। उसके बाद में धीरे धीरे वो 15 मिनट के लिए 20 मिनट की रोशनी दिखती है, और फिर वो दिन बढ़ता चला जाता है। तो आपकी वो एडजस्टमेंट हो जाती है वहाँ पे, जब आप होते हो वहाँ पे तो एडजस्ट हो जाती है। और हमें सुनने में ऐसा लग रहा है कि कैसे होता होगा, तो आपके सामने वो एग्जाम्पल है कि कैसे होता है और कैसे हो आगे भी होगा। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहाँ पे, जब लोग बात करते हैं, जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो टाइम जोन की बात करते हैं जी। वहाँ पे ये कि वहाँ पे एक ही जगह पे अलग अलग टाइम जोन होती है, हर आदमी अपनी कंट्री की टाइम जोन फॉलो करता है। हाँ, क्योंकि दिन रात का तो वो है ही नहीं। वो है नहीं। तो अपना टाइम जो हम लोग इंडिया के हिसाब से रखते हैं। तो अभी धूप निकल रही है तो दिन के धूप निकल रही है तो रात के 12 भी बज सकते हैं, और अंधेरा है तो दिन के 12 भी बज सकते हैं। जी, कितनी इंटरेस्टिंग बातें हैं ये जो आपने हमको सुनाई है, हमारे साथ शेयर की हैं। आपकी लाइफ जर्नी के लिए सुन के, देख के लोग कितने इंस्पायर होंगे और कितना अच्छा लगेगा सुन के, जो भी ये सोचते हैं कि अंटार्कटिका कहाँ है और वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। तो आपके सामने एग्जाम्पल है जो हमारे साथ हैं, और प्राउडली मैं ये आप सब लोगों से कहूँगी कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, जब आप किसी को सुनते हो, उनकी एक्सपीरियंसेस आप देखते हो और फिर आप इंस्पायर होते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत जल्दी ही दोबारा हम सोएंगे कि आपके यहाँ पे कोई जम्मू में कोई फंक्शन हो, आप आएँ और हम आपसे और भी बातें करें। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बात करके, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द राइट न्यूज़, और फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी और शख्सियत के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।